फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे, हमारा आज का टॉपिक है केंजारो अपक्रिया। केंजारो अपक्रिया पढ़ने से पहले, इसका जिक्र करने से पहले हम कुछ अन्य टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन, और एक आपको होता है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में जानकारी, केंजारो अपक्रिया पढ़ने से पहले इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ये क्या होता है कि जो कार्बन श्रृंखला होती है, जो कार्बन की श्रृंखला होती है, यदि जिस कार्बन परमाणु से कोई समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन परमाणु से कोई समूह जुड़ा हो और उस कार्बन के जस्ट बाद जो आपका कार्बन होता है, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे आपका इसमें ले लीजिए, जैसे आपका यहाँ पर CHO है, आपका क्या है? एल्डिहाइड है। तो आपका यहाँ एल्डिहाइड समूह संयोजित है, और एल्डिहाइड समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, जैसे इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर आज जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। यानी पहले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके जस्ट बाद वाले कार्बन को, जो दूसरा कार्बन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बीटा कार्बन कहते हैं। इसी प्रकार से आगे काबा कार्बन हो जाता है आपका। अब पहले कार्बन को हम अल्फा कार्बन, अब अल्फा कार्बन से संयोजित, अल्फा कार्बन से संयोजित हाइड्रोजन परमाणु को, संयोजित हाइड्रोजन परमाणु को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। आप ऐसे समझ जाइए कि जिस कार्बन से समूह संयोजित होता है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु बोलते हैं। आपका जैसे यहाँ है, ये CHO है, आपका एल्डिहाइड समूह हो गया। अब इसके जस्ट बाद ये CHO किससे जुड़ा हुआ है? आपका इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ CHO वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम पहला कार्बन मानते हैं, और पहले कार्बन को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। पहले ही कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से संयोजित जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। अल्फा कार्बन से संयोजित हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो आपका केंजारो अपक्रिया पढ़ना है तो हमें पहले पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के बारे में आप देख लिए, समझे होंगे, आशा करता हूं आप लोग समझ गए हैं इसको। अब हम अपक्रिया पर चलते हैं। केंजारो अपक्रिया क्या है? केंजारो अपक्रिया जो होती है आपकी, केंजारो अपक्रिया में इसमें क्या करते हैं हम कि ऐसे एल्डिहाइड का दो अणु लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो। ऐसे एल्डिहाइड का दो अणु लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। जैसे आपका क्या है? HCHO, जिसे हम कहते हैं मेथेनल। क्या बोलते हैं? मेथेनल। इसमें देखिए ये CHO आपका एक समूह हो जाता है। CHO क्या है? आपका समूह है, एल्डिहाइड समूह है। अब एल्डिहाइड समूह के जस्ट बाद कोई कार्बन परमाणु नहीं है। जब कोई कार्बन परमाणु नहीं है तो इसमें क्या होगा? आपका अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा। इसी प्रकार से हम चलते हैं C6H5CHO में, एरोमेटिक में, एरोमेटिक एल्डिहाइड में ये आपका समूह हो जाता है। इसके जस्ट बाद कोई कार्बन नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? आपका एरिल समूह है, आपका एरोमेटिक समूह आ जाता है, जुड़ जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है? कोई अल्फा कार्बन नहीं होता। तो ये भी आपका क्या है कि इसमें और इसमें दोनों में, मेथेनल और आपका क्या है? बेंजल्डिहाइड, दोनों में अल्फा कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। तो हम अपक्रिया पढ़ते हैं, केंजारो अपक्रिया। केंजारो अपक्रिया क्या होती है कि एल्डिहाइड के दो अणु, एल्डिहाइड के दो अणु, अब ब्रैकेट में हम लिख लेंगे इसमें, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं।
तो एल्डिहाइड के दो अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं को NaOH, NaOH क्या है आपका? NaOH, इसको हम NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम कहते हैं कास्टिक क्षार, कास्टिक सोडा या क्षार, इसी को कहा जाता है कास्टिक सोडा आप कहते हैं। तो NaOH का जो होता है वो 50% होता है, 50%। तो एल्डिहाइड के दो अणु को NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु, अब देखिए एल्डिहाइड का कितना अणु है इसमें? एल्डिहाइड का दो अणु लिया गया है। तो एल्डिहाइड का जो एक अणु होता है आपका, वो आपका एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, और दूसरा जो अणु होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। बस इतना है आपका। एल्डिहाइड के दो अणु को NaOH के 50% के साथ अभिक्रिया कराने पर या गर्म करने पर क्या होता है आपका? एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु आपका क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे अब इसका रिएक्शन करा लेते हैं। अब एल्डिहाइड के दो अणु, हमने आपको बताया कि ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें क्या हो कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो। अब इसमें एक एग्जांपल है आपका जो है, अगर देखते हैं हम तो जैसे एक एग्जांपल है आपका यहाँ पर, जैसे HCHO प्लस HCHO। अब ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। इसको हम क्या करते हैं? NaOH के साथ क्रिया करा देते हैं। अब इसमें से एक अणु क्या होगा आपका? एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखिए एल्कोहल का संकेत आपको पता है OH होता है। अब इसके आगे हम क्या लगा लेते हैं? एल्किल समूह, तो हमारा एल्कोहल हो जाता है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो संकेत होता है वो COOH होता है और यहाँ एल्किल लगा लेते हैं, आपका हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये आपका एल्कोहल है और ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसे हम कहते हैं एल्कोहल, ये एल्कोहल है और ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका, ये है। अब इसमें क्या होगा? एक अणु आपका एल्कोहल बनेगा। अब देखिए एल्कोहल, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें है आपका CH2 और यहाँ से एक H ले लीजिए, यहाँ CH2 है और यहाँ एक H है, तो ये आपका हो जाता है CH3। क्या हो जाएगा आपका? एक H है, दो है, यहाँ का एक तीन H हो जाता है CH3 और यहाँ से O मिल जाता है, तो ये हो जाता है हमारा O और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं? H ले लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा H। अब ये बन जाता है हमारा एल्कोहल, और कौन सा एल्कोहल? मेथिल एल्कोहल। आपको बन जाता है मेथिल एल्कोहल। क्या हो जाता है हमको? मेथिल एल्कोहल प्लस। अब हमारे पास बचा क्या? इतना ये हो गया आपका, यहाँ ये हो गया। अब यहाँ बचता है हमारे पास C और H बचता है और यहाँ का O बचता है और यहाँ बचता है ONA।
क्या हो जाएगा ONA, आपका इतना हो जाता है। तो हमारे पास हो जाता है HCOONA, ठीक है। तो ये क्या होता है कि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपका ऑक्सीकृत हो जाता है। तो आप ऐसे लिखेंगे, इसका नाम है, इसको लिखते हैं हम सोडियम फॉर्मेट। क्या लिखते हैं इसको? सोडियम फॉर्मेट लिखते हैं। ये हमारा सोडियम फॉर्मेट है। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें जो है अन्य अपक्रिया भी, जैसे हमारे पास अपक्रिया है C6H5CHO, इसका नाम लिखते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका है नाम फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे है कहते हैं हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, ये आपको पता है। C6H5CHO प्लस इसका एक और लेना है आपको CHO, इसे कहते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ये भी आपका बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। प्लस हम लगाते हैं NaOH, साइन ऑफ ए आपका। तो ये आपका हो जाता है C6H5CHO, और मिलता है हमें ये भी आपका C6H5CHO है, और ये आपका NaOH हो जाता है। और इसका कितना परसेंट होता है? 50% होता है इसका। तो इसको हम जब अक्रिया कराते हैं तो यहाँ देखिए आपका है C6H5CHO, इतना देखना है हमको, C6H5CHO इतना हो जाता है हमको। तो यहाँ से ये मिलता है, और एक H यहाँ से ले लीजिए, और एक H यहाँ का जाता है। यहाँ भी एक H है और यहाँ भी एक H है, ये दोनों चले जाते हैं यहाँ। तो हमें मिल जाता है C6H5CH2OH। क्या मिल जाता है? C6H5CH2OH मिल जाता है, हमें मिलता है। और उसके बाद अगर देखें तो हमें क्या और क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ हमें मिलता है C6H5, यहाँ मिल जाएगा C6H5, और मिलता है हमको क्या यहाँ से? यहाँ मिलता है C हो जाता है। और हम देखें कि यहाँ हमें मिलता है O, और यहाँ से मिल जाता है ONA, इतना हो जाता है। अब ये क्या है आपका? इसे कहते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या बोलते हैं? सोडियम C6H5COONA, आपका सोडियम बेंजोएट, राइट है ना? ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसे हम कहते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजिल एल्कोहल। ये आपका बेंजिल एल्कोहल है, आपका ये हो जाता है बेंजिल एल्कोहल। और इसे कहते हैं हम सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ये आपकी है केंजारो अपक्रिया। इसको हम एक बार पुनः रिवीजन कर देते हैं। एल्डिहाइड के दो अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं को NaOH के 50% के साथ अपक्रिया कराने पर या गर्म करने पर या अपकृत कह सकते हो करने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप परिवर्तित कर सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब ये आपका रिएक्शन हुआ दोनों, इसमें भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम अगली क्रिया पढ़ते हैं। क्रिया है श्मिट अपक्रिया। श्मिट अपक्रिया से पहले हम देखते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल क्या है। हाइड्रोजोइक अम्ल
हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। क्या होता है आपका? N3H। और इसमें एक चीज और प्रयोग किया जाता है आपका, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या प्रयोग करते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग करते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका H2SO4। H2SO4। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है अम्लों का राजा। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहते हैं हम? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो हमें रिएक्शन कराना है। अब सिमिट अपक्रिया के द्वारा हम प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं। सिमिट अपक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं? प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्या मिलता है हमको? प्राथमिक एमीन। तो हाइड्रोजोइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है N3H। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। और H2SO4 को ही हम क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं। और यही अम्ल आपका जो है, जो बैटरी होती है, स्वचालित वाहनों वाली जो बैटरी होती है, बैटरी में यही अम्ल पड़ता है आपका। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ही आपका बैटरी में डाला जाता है। जो बैटरी में पड़ता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में पड़ता है आपका। तो हम पढ़ते हैं आज सिमिट अपक्रिया। इसके पहले हमने जो पढ़ा केंजारो अपक्रिया पढ़ा। तो सिमिट अपक्रिया, इसमें क्या होता है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक, कहीं कहीं आपको मिलेगा हाइड्रोजोइक अम्ल। इसका सूत्र आपका होता है, अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यह है आपका। इस अपक्रिया को सिमिट अपक्रिया कहते हैं। ये आपका हुआ ये सिमिट अपक्रिया कहते हैं। अब इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन आपका, तो रिएक्शन में आपका क्या है कि RCOOH, ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी इसके यौगिक का निर्धारण नहीं कर सकते क्योंकि R में एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह में कार्बन संख्या होती है। अब इसमें क्लियर नहीं है कार्बन संख्या कितनी है। तो यह है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपका हो जाता है प्लस N3H साइन ऑफ ए। यहां पर जो उपस्थिति होती है वो होती है सांद्र H2SO4। इतना होता है। अब बात पहले करते हैं हम प्राथमिक एमीन क्या है। एमीन का जो संकेत होता है वो होता है NH2। ये एमीन जो होता है आपका अमोनिया से मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एमीन का जो निर्माण होता है वो अमोनिया से होता है, NH3 से। इसके जनक यानी एमीन के जनक जो है वो क्या है? आपके अमोनिया है। तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम? एल्किल लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है, यदि नाइट्रोजन से एक एल्किल जुड़ा हो, नाइट्रोजन से यदि एक एल्किल जुड़ा होता है तो प्राथमिक एमीन कहते हैं। अगर इसी नाइट्रोजन से दो एल्किल जुड़ जाता है तो द्वितीयक कहते हैं।
और इसी नाइट्रोजन से ये 3 एल्किल समूह जुड़ जाता है तो उसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक एमीन है, ये वाला द्वितीयक एमीन है और ये आपका तृतीयक एमीन है। तो इसे हम फर्स्ट डिग्री कहते हैं, इसे हम सेकंड डिग्री कहते हैं और इसे हम थर्ड डिग्री कहते हैं आपका। तो हमें क्या लेना है, प्राथमिक एमीन लेना है। तो R हमारे पास है, R मिल जाएगा हमको, तो हमने लिखा यहाँ R। और हमें NH2 चाहिए, तो यहाँ से एक N ले लीजिए और यहाँ का H और यहाँ का H दोनों मिलकर आपको हो जाते हैं एमीन। तो ये हो जाता है हमारा NH2। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री एमीन, क्या हो जाता है, प्राथमिक एमीन हो जाता है। अब हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, अब देखिए यहाँ से एक N चला गया यहाँ को, अब यहाँ आपका एक N 2 N बचता है, तो ये हो जाता है हमारा N2 और प्लस, अब देखते हैं यहाँ पर CO2 बचता है, यहाँ पर क्या बचता है, CO2 बचता है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका CO2। ये है हमारी श्मिट अपक्रिया। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इस R के स्थान पर हम CH3 रख दें, इस R के स्थान पर C2H5 रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा एक बार, तो हमारा क्या हो जाता है एग्जाम्पल में, जैसे R है तो R के स्थान पर हम रखते हैं CH3, क्या हो जाता है CH3 और COOH हो जाता है प्लस N3H साइन ऑफ A आपका। और यहाँ जो उपस्थिति है आपकी, ये उपस्थिति ऑलरेडी बनी रहेगी, तो यहाँ हो जाता है हमारा सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ आपका हो जाएगा, अब देखिए R के स्थान पर हमने क्या लिखा, CH3 लिखा, अब यहाँ पर R के स्थान पर भी क्या हो जाएगा हमारा CH3 हो जाएगा। और आगे आपका NH2 है तो NH2 लिख लीजिए, प्लस आपका N2 है तो N2 लिख लीजिए और हो जाएगा आपका CO2। इसे हम कहते हैं मेथिल एमीन, इसका नाम है मेथिल एमीन, मेथिल एमीन है। और इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल, ये आपका है एसिटिक अम्ल, ये आपका एसिटिक अम्ल हो जाता है। अगर हमें एथिल एमीन बनाना है तो यही जहाँ CH3 लिखा है इसी पर हम लिख देते हैं C2H5, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर C2H5 COOH प्लस N3H साइन ऑफ A आपका, इतना हो जाता है। और यहाँ पर जो उपस्थिति होगी वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की होगी। और इसे हम देखते हैं तो यहाँ C2H5 मिलता है हमको, तो यहाँ लिख देते हैं C2H5 और मिल जाता है हमें NH2, आगे मिल जाएगा आपको N2 प्लस CO2 और इसे कहते हैं हम एथिल एमीन बोलते हैं, एथिल एमीन बोलते हैं। ये आपका है श्मिट अपक्रिया, नोट कर लीजिए श्मिट अपक्रिया आपकी हो गई। और इसमें बलता मिलता है हमको मेथिल एमीन और मिलता है एथिल एमीन। और आप ऐसे कह सकते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो जो आपका मेथिल एमीन है ये भी प्राथमिक एमीन है और जो आपका एथिल एमीन है ये भी आपका प्राथमिक एमीन है। नोट कर लीजिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।